स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज लगातार छठा दिन है तेजी का, लेकिन आज जो रेंज है वो सीमित है और ऊपरी स्तर पर बाजार को टिकने में थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि मुश्किलें भी आ रही हैं। लगातार 5 सत्र में करीब 650 अंक चला था निफ्टी। हालांकि पिछला हफ्ता सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन वाला था, लेकिन तेजी का मोमेंटम बरकरार था और आज उस तेजी को बाजार कंटिन्यू करते हुए, हालांकि निफ्टी बैंक से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी पर भी दबाव आ रहा है। इस वक्त अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 150 अंकों के आसपास की कमजोरी है, 41,000 के नीचे आ गया है और निफ्टी हल्के गेंस के साथ 17,620 के आसपास है। अभी तक का तकरीबन जो सवा घंटे के आसपास का सत्र बीता है, 50 अंकों के आसपास की रेंज रही है निफ्टी की। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत अच्छे हैं। ज्यादातर शेयर इस वक्त आपको मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। 1150 शेयर एनएसई पर हरे निशान में है और उसके मुकाबले करीब 900 शेयर इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज ऑटो में अगर हम टाटा मोटर्स को देखेंगे तो जेएलआर के अच्छे नंबर आए थे। स्टॉक है निफ्टी का टॉप गेनर, 7% के आसपास का उछाल है और ओएनजीसी 3% ऊपर है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, यहां से भी हम 2 से 3% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाजार में आज छठा जो सत्र है तेजी का, क्या यह टिक पाएगा या फिर कंसोलिडेशन के फेज में यहां से बाजार जाएगा? इसका जवाब लेंगे। और अर्निंग सीजन, नतीजों का मौसम शुरू होने वाला है। कल डेल्टा कॉर्प के नतीजे आ जाएंगे, परसों टीसीएस के नतीजों से धमाकेदार आगाज हो जाएगा और इस हफ्ते टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर हमारी नजर होगी। तो नतीजों से पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, यह भी अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का हम तरीका बता देते हैं। तो आप अपने सवाल हमारे फोन नंबर 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी ET Now स्वदेश मौजूद। हमारा पता आपकी स्क्रीन पर @ET Now स्वदेश, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर जाकर आप आसानी से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और प्रेसिजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदेकर। विवेक और मंदार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET Now स्वदेश पर। मंदार जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। लगातार 5 सत्र में अच्छी तेजी, 650 अंक के आसपास निफ्टी चढ़ा। आज 7वें सत्र में भी कोशिश यही है, हालांकि थोड़ा सा रेंज सीमित है। आज मंदार, आप निफ्टी की रेंज क्या देख रहे हैं, बाजार की चाल कैसे देख रहे हैं आप आज का दिन जो बचा हुआ है, और सलाह क्या देंगे? क्या खरीदने का ये मौका है, फ्रेश बाइंग करने का, या फिर थोड़ा समझ जाना चाहिए? अब अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार में हमने देखा पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो पूरा लास्ट वीक एक ऊपर का ट्रेड हमने देखा। मुझे लगता है कि अभी मार्केट्स एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। यानी पिछली बार मार्च के महीने में यही लेवल से मार्केट में गिरावट हमने देखी थी। तो ये लेवल है 17,800-850 का। तो अभी तक वहाँ तक जाने के लिए मुझे 200 पॉइंट अभी भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट में स्क्रिप्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी तो शुरू ही रहेगी, लेकिन बाजार में अंडर करंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। यानी अगले कुछ दिनों में अगर रिजल्ट्स डिसअपॉइंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है ऊपर वाला ट्रेड जरूर होते हुए दिखेगा और 17,800-850 एक बार तो निफ्टी जरूर टेस्ट करेगा। सिर्फ अगर रिजल्ट्स डिसअपॉइंट करते हैं तो ही हमें गिरावट यानी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए बिकवाली आती हुई दिखेगी। अगर नहीं होती है, रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो ऊपर का लेवल है ये भी बीट करके मार्केट ऊपर चल सकता है। तो बेसिकली आज के दिन के लिए अगर रेंज की बात करें तो 17,600 और 17,700, 100 पॉइंट का रेंज निफ्टी के लिए होगा। इंडेक्स के लिए थोड़ा सा चॉपी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। जैसे आपने कहा टाटा मोटर्स, DLF, बहुत सारे स्टॉक्स है कि जिनमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्टिविटी है। तो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखना चाहिए और बाजार पे यानी इंडेक्स पे थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, ठीक है। तो ये है राय इस मार्केट पर इस वक्त। अब अर्निंग पर नजर बनी रहेगी और उसी पर बाजार भी रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। इस पूरे हफ्ते काफी अहम नतीजे भी आएंगे। TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ये कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी आने वाले इस पूरे वीक। तो इन पर हमारी नजर रहेगी और IT स्टॉक्स खास करके फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। तरीका हमने आपको बता ही दिया है और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी से विजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। विजय जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे पास पिरामल
इंटरप्राइजेज के 10 शेयर हैं। ये कब लिए थे आपने? ये हमने लिया था 6 महीने पहले। अच्छा, ठीक है। पिरामिल एंटरप्राइजेज, विवेक, काफी सारे दर्शकों के सवाल, जी जी, काफी सारे दर्शकों के सवाल, विवेक आपसे प्रश्न होगा ये पिरामिल एंटरप्राइजेज पर। काफी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिलते रहते हैं और 800 के ऊपर के लेवल्स पर एंट्री की हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तब से चला नहीं है ये स्टॉक। लकी है ये क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा नहीं है इनके पास, केवल 10 शेयर ही हैं, इस वजह से नुकसान भी जो है वो ज्यादा नहीं हो रहा है। बट क्या करें, पिरामिड एंटरप्राइजेज बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए? कोई और स्टॉक इनको आप सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग पूजा और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। देखिए, पिरामल जो पहले था उसमें से डीमर्ज हुआ था पिरामल एंटरप्राइजेस और पिरामल फार्मा, और अब पिरामल एंटरप्राइजेस का फोकस टोटली फाइनेंशियल सर्विसेज पे है। देखिए, अब तक डीमर्जर के बाद जितना भी करेक्शन आना था और सेलिंग आना था, कई एफआईआईज ऐसे भी होते हैं जो एनबीएफसी में नहीं, सिर्फ फार्मा चाहिए था, कई फार्मा नहीं खाली एनबीएफसी चाहिए, तो वो एक रीजिग होके स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आया। लेकिन इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि आज के दिन स्टॉक एक फेयरली वैल्यूड जोन पे है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, ऐसा एनबीएफसी अब पिरामल एंटरप्राइजेस फोकस कर रहा है टोटली रिटेल सेगमेंट के ऊपर। तो अब इन्होंने जो भी प्लान बनाया है, जो भी सुनने को आ रहा है मैनेजमेंट के साइड से, ये लोग प्लान बना रहे हैं कि पूरा पूरा रिटेल में जाए, जहाँ पे आपका एनपीएस और डेलिक्वेंसीज कभी भी कम होती है। तो कॉर्पोरेट और बिजनेस लोन से हटके अगर ये लोग इधर सक्सेसफुल होते हैं, जो होना है मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल होना है, तो आगे चल के आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि रिटेल में कभी भी लोअर एनपीएस दिखने को मिलता है। तो होल्ड कीजिए इन स्तरों पे, वैल्यूएशन फेयर है, डाउन साइड लिमिटेड रहेगा, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के रखो करीबन 650 का, और मुझे लगता है कि आपको वापस 750-800 दिखा सकता है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 750-800 के स्तर आपको पिरामल एंटरप्राइजेज में फिर से देखने को मिल सकते हैं। मुंबई से डीएम अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। डीएम अग्रवाल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार जी, पीटीसी इंडिया पे क्या करना चाहिए? 95 के भाव से मेरे पास 10,000 शेयर है। 95 के भाव पर हैं? हाँ ठीक है, 95 के भाव पर शेयर लिए हैं, 93 रुपए का भाव अभी है, और रेंज में हमने देखा है। हालांकि पिछले दिनों खबरें ये भी आई थी कि पीटीसी इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर समेत कुछ कंपनियां दौड़ में हैं। मंदार, आपसे एक व्यू चाहेंगे, पहले टेक्निकल आप ये बताइए, क्योंकि इनके भाव के आसपास ही फिलहाल ये शेयर है पीटीसी इंडिया, 93 रुपए के आसपास किसके भाव चल रहे हैं, क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक जी, अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरी राय रहेगी कि होल्ड करना चाहिए, और जो पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 82 का होगा। बेसिकली होल्ड का रीजन फाइनेंशियल नहीं, पीटीसी इंडिया 93 रुपए। अभिषेक जी, मैं कह रहा था कि पीटीसी इंडिया के केस में अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, 82 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और होल्ड करने के पीछे रीजन ये है कि अगर मैं इसका लाइफ टाइम चार्ट देखता हूं, यानी 2006-7 से अगर अब तक का चार्ट अगर देखो, तो ये स्टॉक ऊपर में 140 तक चलता है, नीचे फिर से आ जाता है, 70 से लेके 50 रुपए तक आ जाता है, फिर से ऊपर चलता है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन होल्ड करनी है, ये अगले 2 से 3 साल में फिर से ऊपर चल सकता है और मुनाफा भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस तो सेम रखना है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के केस में ऊपर की तरफ 100 से लेके 110 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बनता है, तो वो लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक में इनको मुनाफा हो सकता है, तो 82 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। 82 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पीटीसी इंडिया को होल्ड करने की सलाह है। वैसे 70 रुपए से लेकर 110 रुपए के आसपास की रेंज इसमें रही है। लेकिन विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कवायद चल रही है इसमें स्टेक सेल की, क्योंकि सरकारी कंपनी है और कई सारे प्राइवेट बिडर्स, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, टॉरेंट जैसे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंप दिए, ऐसी खबरें आई थी। आपको इसमें क्या वैल्यू दिखती है पीटीसी इंडिया में? जिनके पास है क्या इसमें निवेशित रहे, वो होल्ड करके रखें इसको? अभिषेक, पहले मैं समझ रहा था कि पीटीसी फाइनेंशियल का पूछ रहे हो आप, लेकिन हाँ, पीटीसी इंडिया कंपेयर
कंपैरेटिवली अगर देखो तो बहुत वैल्यूएशन वाइज बहुत अंडर वैल्यूड है। देखिए, सरकारी कंपनी है, पावर सेगमेंट में एक पूरा का पूरा माहौल बदल रहा है, और ये ट्रेडिंग स्पेस में है कंपनी, जहाँ पे जिसको पावर खरीदती है और जिसको चाहिए उनको ये बेचती है और बीच में मार्जिन कमाती है। तो बिजनेस मॉडल भी इसका बहुत बहुत साउंड है। अगर आप इसका वैल्यूएशन भी देखो तो करीबन 5-6 पी के बीच में चल रहा होगा। तो इतनी बढ़िया कंपनी अगर इतने लो वैल्यूएशन में मिलती है तो एक स्ट्रॉन्ग बाई बनता है। ये केवेट के साथ बोलूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग बाई। और वैल्यूएशन आज के दिन देखो तो बहुत बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। अब ये स्टॉक कभी परफॉर्म क्यों नहीं करता है? परफॉर्म इसके लिए नहीं करता है कि एक पीएसयू है और सरकारी कंपनी जनरली परफॉर्म नहीं, मतलब बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं देती है, और इसके लिए अटका हुआ है। जैसे आपने कहा, अगर आगे चल के कोई भी डाइवर्समेंट हो तो जब भी डाइवर्समेंट होगा इसका सही वैल्यूएशन बाहर आपको उभर के दिखेगा। उस वक्त हो सकता है कि ये आराम से 150 तक चला जाए, लेकिन अब वो डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्समेंट कब होगा, कितना टाइम लगेगा, ये बोलना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो किसी को होल्ड करना डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। वैल्यूएशन इसमें बहुत चीप है, और वैल्यू अनलॉकिंग का कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। तो ये है राय पीटीसी पर आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और हमें फेसबुक पर सवाल आया है सतीश जी का। इनका सवाल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर है। 1000 शेयर्स 129 के भाव पर लिया हुआ है, 129 पर। अभी तो स्टॉक नीचे इनकी खरीदारी से 80 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट एक खबर भी थी, ध्यान आ रहा है जहां तक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डीमर्जर की भी न्यूज आई थी, जिसका कि एडजस्टमेंट यहां पर हुआ होगा। जी बिल्कुल, 31 मार्च को रिकॉर्ड डेट थी जिसमें कि कंपनी ने अपने नॉन कोर एसेट्स को डीमर्ज कर दिया था, और उसका एडजस्टमेंट आपको भी दिखा होगा। और ये जो करेक्शन है उसकी वजह से शायद आप घबरा रहे होंगे कि इतना लॉस कैसे आ गया और प्राइस इतना नीचे कैसे आ गया, बट ये करेक्शन हुआ है, और 1:1 में आपको शेयर भी अलॉट हुए होंगे। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अपने डीमैट अकाउंट में जाकर देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए कि क्या कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, क्योंकि एडजस्टेड प्राइस है जो कि 81 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रही है, और एक 129 के बाद एक डिप आया था। विवेक, क्या सलाह देंगे एससीआई पर? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी भी बने रहना चाहिए या फिर कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगे आप? मुझे दिक्कत शिपिंग में आज ये है कि अब वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज एक स्लो डाउन के पाथ पे चल रही है, और ये आज नहीं, पिछले अगर आप 10 साल से देखो तो शिपिंग बिजनेस एकदम ठंडा पड़ा हुआ है ओवरऑल, और ये आगे चल के कब वापस रिकवरी होगा ये भी कहना बहुत बहुत मुश्किल है। एज सच इंडिविजुअल स्टॉक की बात करो तो शिपिंग कॉर्पोरेशन बहुत वैल्यूएशन, अगर अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग पीटीसी इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो वही दिक्कतें इधर है। सरकारी कंपनी है और इसके लिए वैल्यूएशन बहुत चीप है इसका, मैं तो बोलूंगा कि वेरी वेरी अट्रैक्टिव है। लेकिन इसका भी अनलॉकिंग जब होगा, इसकी भी बात चल रही थी कि डाइवर्समेंट करेंगे, तो बाकी जो शिपिंग कंपनीज, आप जी शिपिंग ले लो या फिर सीमैक ले लो, ये कंपनीज अच्छा किया है स्टॉक वाइज, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन अब तक अच्छा नहीं किया है। तो इसका जैसे भी न्यूज आता है कभी भी आगे चल के डाइवर्समेंट का, ये बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग आपको दिखा सकता है। तो लॉन्गर टर्म के लिए यस, एक होल्ड की सलाह रहेगी इस पे, क्योंकि वैल्यूएशन चीप है, और अगर वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी अगर पिकअप होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय भी बन सकता है। ठीक है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है। तो शिपिंग सेक्टर में सुस्ती है, ठंडक है, लेकिन टाटा मोटर्स का जो इंजन है वो हो गया है गर्म, और शेयर में आज है 7% की जबरदस्त तेजी। निफ्टी का ये टॉप गेनर है। दरअसल जैगुआर लैंड रोवर के अच्छे नंबर्स हैं, और उस नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने काफी बढ़िया से इसको अपग्रेड भी किया है। तो नंबर्स किस तरह से आए हैं और जो ब्रोकरेजेस की जो कमेंट्री है उसमें क्या खास, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा, और शेयर की प्राइस के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा उछाल जो है पिछले 11 महीने में देखने मिली है। Q4 अपडेट में जो होलसेल नंबर्स ले लीजिए, रिटेल नंबर्स ले लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24 से लेकर 30% का इजाफा देखने मिला है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आएगी, जो सप्लाई चेन की जो इश्यूज़ आ रही थी चिप की, वो भी अब रिकवरी में देखने मिल रही है। ऑर्डर बुक लगभग 2 लाख यूनिट्स का है, और एक अच्छी डिमांड जो है रेंज रोवर के प्रोडक्ट्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा ऑफकोर्स जो इंपॉर्टेंट बात है वो है फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेशंस, वो लगभग 800 मिलियन पाउंड्स
का जो है इस तिमाही के लिए रहेगा और पूरे साल के लिए 500 मिलियन पाउंड्स का रहेगा और ये पॉजिटिव नंबर्स रहने वाले हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स ग्लोबल होलसेल में भी जो है अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, लगभग 8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। लेकिन ब्रोकरेजेस ने भी जो है थम्स अप दिया है स्टॉक को। बोफा ने जो है मेंटेन बाई रखा है, लक्ष्य रखा है 475 रुपये प्रति शेयर का, और उन्होंने कहा है जो वॉल्यूम है और जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन है वो एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट की है। आगे जाते हुए जो डीलेवरेजिंग की पोटेंशियल जो है और बन सकती है, कर्ज और जो है कम हो सकती है, और इसके अलावा जो बुकिंग रेट है वो भी अनुमान से बेहतर देखने मिल रहा है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने अपग्रेड कर दिया स्टॉक को, अब जो है बाई पे कर दिया, पहले न्यूट्रल पे था। लक्ष्य जो है 550 रुपये प्रति शेयर का है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.8 टाइम्स पी FY25 के अर्निंग्स पे है, लेकिन जो वॉल्यूम आउटलुक है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिले। अब याद रखिए JLR जो है लगभग 70% जो है कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन में टाटा मोटर्स के लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग स्टॉक के रिएक्शन में भी देखने मिल रही है। और जो एबिडा के जो कामकाजी मुनाफे के जो मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशन अगले 2 साल में, उसको भी जो है गोल्डमैन सैक्स ने बढ़ाया गया है। और उन्होंने आखिरी इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है कि जो मार्जिन्स जो है JLR के एबिट मार्जिन्स, उसको मार्केट जो है अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है और आगे जाते हुए एक पॉजिटिव ट्रिगर जो है दिख सकता है। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप आया है और Q4 नंबर्स में भी स्ट्रेंथ देखने मिली है और मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्ट्रांग आया है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है और जैसा कि शरद बता रहे थे कि जो टॉप लाइन मतलब कि कंपनी की आय, उसमें JLR का जो हिस्सा है वो है 70% के आसपास का। यानी JLR को लेकर अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो टाटा मोटर्स के लिए वो अच्छी होती है। और एक और अच्छी चीज़ वो है कि आगे चलकर कर्ज में ठीक ठाक ये कमी करेगी कंपनी, और ये बिग पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के स्टॉक के लिए। और काफ़ी समय के बाद, जैसा कि शरद बता भी रहे थे कि 11 महीने की सबसे बड़ी तेज़ी आज हम शेयर में देख रहे हैं और 7% ऊपर है ये। ब्रोकरेजेस के जो टारगेट्स आ रहे हैं वो फिर से 550 रुपये के निकल के आ रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी स्तर से शेयर ये फिसला था और हाल फिलहाल 400 रुपये के नीचे भी इसने गोता लगाया था। लेकिन बढ़िया तेजी, लगातार छठा दिन है आज इसमें तेजी का। बाजार जिस तरह से चला है सिमिलर पैटर्न पर टाटा मोटर्स का भी शेयर चला है, लेकिन परसेंटेज के मामले में तेजी इसमें ज्यादा हो रही है। आज 470 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच गया। आप देखिए 7 दिन में करीब 13-14% के आसपास की तेजी इसमें हो गई है। मंदार जी, हमने ये लेवल्स देखी हैं टाटा मोटर में, 450-460 की रेंज में आके शेयर 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि यहां से नीचे फिसला है। लेकिन चूंकि इस बार नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स का सपोर्ट है, ब्रोकरेजेस की तरफ से अपग्रेड है, अच्छे टारगेट्स हैं, क्या आपको उम्मीद है कि यहां से ये चलता ही रहेगा, थकान नहीं आएगी? नहीं अभिषेक जी, ऐसी बात है नहीं कि ये सिर्फ चलता रहेगा, क्योंकि करंट लेवल्स पे जहां पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल, यहाँ पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है। ये देखिए, अगर पिछले 1.5 साल के अगर सारे टॉप्स अगर मैं ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूँ तो 460 के आसपास वो लेवल आता है। प्लस पिछले ये जो जैन और फेब के बीच में इस स्टॉक ने एक हाइक किया हुआ था 460 के आसपास, तो वही रेजिस्टेंस फिलहाल है। अभी देखिए, आज इंट्राडे में हमने देखा कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। पहले 15 मिनट में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रेड भी था, लेकिन उसके बाद वो जो वॉल्यूम चाहिए प्राइस को ऊपर सस्टेन करने के लिए वो मिसिंग है और ड्रिफ्ट होते हुए स्टॉक नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो करंट लेवल है 460 का, वो वॉच करना बहुत जरूरी है। 460 को अगर सरवाइव कर देता है तो हाँ 525 तक जरूर चल सकता है। और ये सारे जो ब्रोकरेजेस 525 का जो टारगेट दे रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ अभिषेक जी, मैं कह रहा था कि ये सारे जो ब्रोकरेजेस 525 का जो टारगेट दे रहे हैं वो टारगेट कहां से आ रहा है? तो अगर आप पिछले 8-9 साल का अगर चार्ट देखो तो इस स्टॉक ने जो एक ऑल टाइम हाई किया हुआ था 2015 में, वो हाई था 612 के आसपास। तो वो सारे जो अगर टॉप्स अगर 2015 से लेके अब तक के सारे अगर टॉप्स आप ज्वाइन कर लो और एक ट्रेंड लाइन अगर प्लॉट कर दो तो वो 520-525 के आसपास आ रहा है। तो वो टारगेट अभी ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो करंट लेवल है ये हमने वॉच करनी बहुत जरूरी है। 460 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ये सर्वाइव कर देता है, इसके ऊपर अगर टिकता है तो अगले कुछ दिनों में 525 तक ये स्टॉक जरूर चल सकता है। मंदार जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आज 460 के ऊपर मान लीजिए क्लोज देता है तो आपका कन्विक्शन होगा, या फिर इस हफ्ते अगर पूरा सरवाइव किया 460 तो?
नहीं, आज अगर 460 को सरवाइव कर देता है, उसके ऊपर का क्लोज दे देता है, तो वो पहला इंडिकेशन होगा कि यस ये अब ऊपर चलने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वीकली क्लोजिंग पे तो एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा। तो मेरी राय रहेगी कि अगर इस तरीके का ट्रेड अगर लेना हो तो 460 के ऊपर के क्लोज पे आप 50% पोजीशन ले लो, वीकली क्लोजिंग पे आप फर्दर पोजीशन ऐड कर लो। इस तरीके से आप एवरेज करके आपका रिस्क कम रख सकते हैं। परफेक्ट। टाटा मोटर्स 8 साल की बात की मंदार ने, और 8 साल का जो चार्ट है शेयर का, जो चाल है इसकी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाटा मोटर्स 464-65 रुपए के आसपास के भाव हैं, 7% की बढ़िया तेजी, अच्छे जेएलआर के नंबर और बढ़िया अपग्रेड्स के चलते ब्रोकरेजेस की तरफ से। शामिल करते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप से सवाल आया है संतोष जी का, और इनका सवाल है पीवीआर पर 47 शेयर्स इन्होंने 1836 के भाव पर लिया हुआ है। तो ये जो खरीद लग रही है ये काफी ऊपरी लेवल पर लग रही है। पीवीआर में हाल फिलहाल में कुछ फंड एक्शन भी हुए थे, और पीवीआर आइनॉक्स के मर्जर को लेकर भी कुछ दिक्कतों की खबर आ रही थी, तो उसके चलते हमने स्टॉक में भारी उतार चढ़ाव भी देखा, और इनको की भी करीब 14-15 हजार का नुकसान हो रहा है इस वक्त पीवीआर में। विवेक, क्या करें पीवीआर में? पूजा, अगर आप स्ट्रिक्टली फंडामेंटल्स और परफॉर्मेंस के ऊपर जाओ तो पीवीआर एक सेल कॉल रहेगा। लेकिन जो अभी बात कर रहे थे, जैसे आगे चल के इसका मर्जर होगा, दिक्कतें आती रहेगी, ठीक है, वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और लेकिन अगर मर्जर हो जाता है आइनॉक्स के बाद, तो ये एक मोनोपोली, आप मतलब आप अगर बुक माई शो खोलोगे तो पीवीआर के सिवा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, वैसा हालत आगे चल के होगा। तो इंटरेस्टिंग स्पेस है। ऐसे कॉन्ट्रेरियन आप इसको लेके बैठ सकते हो, वेट कर सकते हो, क्योंकि ये दिक्कतों के कारण ही स्टॉक में करेक्शन आया। और मुझे लगता है कि यहाँ से 100 रुपए का स्पाइक कभी भी आ सकता है, मतलब 1620, 1630 रुपए कभी भी दिखा सकता है आपको ये। और जैसे मैंने कहा, बाकी नंबर्स के अनुसार तो ये सेल रहेगा, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रेरियन आपको होल्ड करना चाहिए। और जैसे जैसे ये न्यूज फ्लो आती है, आई थिंक ये एक पॉजिटिव रूप में दिखा सकता है आपको। विवेक का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे। ट्विटर से सवाल आया है सचिन गुप्ता का, और इनके पास है जिंदल पॉली के शेयर हैं 150 की संख्या में 946 रुपए के भाव पर। मंदार, जिंदल पॉली आपसे व्यू चाहेंगे। हमने देखा था कि स्टॉक लगातार ये गिरावट का शिकार हुआ था। हालांकि इस महीने की अगर हम बात करें, अप्रैल की बात करें, थोड़ा संभलता हुआ जरूर दिख रहा है लोअर लेवल से। 52 हफ्ते के निचले स्तर से ये अब रिकवर होके 572 रुपए के आसपास है, लेकिन 946 की खरीद है, काफी ज्यादा दूर है। क्या आपको लगता है कि अगर समय दें इसको तो इनके भाव आ पाएंगे, या फिर इनको मुनाफा हो पाएगा, या फिर इस उछाल का इस्तेमाल शेयर से एग्जिट करने के लिए करना चाहिए? अभिषेक, देखिए, करंट लेवल्स जहां से इस स्टॉक ने बाउंस बैक किया वो तो सपोर्ट लेवल है। 500 के आसपास वाला जो ये लेवल है, यही लेवल से लास्ट टाइम यानी 2021 में जो एक हमने एक अपमूव देखी स्टॉक में, 500 से 1400 तक ये स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रेट काइंड ऑफ एन अपमूव में ये चला था। तो यही लेवल से वो हमने मूव देखी है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, वो सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है वो तो हमने देख लिया कि पिछले 4 दिनों में इसमें बाउंस बैक भी देखा। लेकिन अब ऊपर की तरफ इसमें सस्टेन्ड बाइंग आता है नहीं आता है, ये हमने देखना बहुत जरूरी है। तो करंट लेवल्स पे 575-80 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे किस तरीके से ये प्राइस रिएक्ट करता है, यहाँ से ऊपर चलता है नहीं चलता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल पोजीशन 480 के स्टॉप लॉस से होल्ड करनी चाहिए। और ये जो मैंने लेवल अभी बताया 575-80 का, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करके अगर ऊपर चलता है तो मुझे लगता है कि पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऊपर में 750-800 के रेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीने में। तो 6 महीने का व्यू रहेगा तो पोजीशन होल्ड कीजिए, रिव्यू करते रहेंगे जिस तरीके से ये ऊपर चलेगा। और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 480 का होगा। 480 जहां तक ये शेयर गिर के गया था, जो 52 हफ्ते का निचला स्तर भी वहीं से रिकवर किया है, उसी को आप बेस मान लीजिए। वहां तक अगर फिर से गिरा तो खतरा बढ़ेगा, फिर निकल जाने की सलाह होगी। अदरवाइज आप शेयर में बने रहिए, यहाँ से तेजी और बन सकती है। रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का, और हमारे साथ कुछ ही देर में विश्व मोह भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट की बारीकियों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD।
देखिए, आज कमोडिटी की एबीसीडी में बात करने वाले हैं पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो होता क्या? सबसे पहले पुट कॉल रेशियो आमतौर पे 0 से लेकर 2 के वैल्यू के बीच में घूमता है। तो इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं? जितने भी ओपन इंटरेस्ट पुट के हो और उसके कॉल के ओपन इंटरेस्ट से हर एक्सपायरी की उसको पुट के वाई को कुल के कॉल के ओपन इंटरेस्ट से आप जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पीसीआर निकल जाएगा, जो 0 से 2 के बीच में होता है। लेकिन 1 से ऊपर अगर आपका पीसीआर निकल कर आ रहा है तो समझिए कि जो राइटिंग है वो कॉल के मुकाबले पुट में ज़्यादा हो रही है। पुट में राइटिंग ज़्यादा हो रही है यानी तेज़ी की संभावना ज़्यादा बन रही है। वहीं 1 के नीचे जब आ जाता है, अगर 1 के नीचे अगर आपका पीसीआर दिख रहा है तो समझिए कि कॉल की जो राइटिंग है वो ज़्यादा हो रही है, यानी मंदी की संभावना यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। हालांकि उसके अलग अलग लेवल्स हैं जो अलग अलग कमोडिटी के हिसाब से या स्टॉक के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। वो आप एक्सपीरियंस के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन पीसीआर के जरिए आप एक बैरोमीटर के तौर पर काम करते हैं। आपको पता लग जाएगा कि स्मार्ट मनी किस तरफ मूव कर रहा है। पुट की राइटिंग ज़्यादा हो रही है, कॉल की राइटिंग ज़्यादा हो रही है, तेज़ी या मंदी की संभावना ज़्यादा बन रही है। ये आपको बिना चार्ट देखे पीसीआर के रेशियो को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए ऑप्शंस में लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आमतौर पे कमोडिटी में उस तरह के जो ऑप्शंस के वॉल्यूम है वो बुलियन और एनर्जी मार्केट में ही है, तो वहाँ पर आपको पीसीआर से काफ़ी कुछ इंडिकेशन मिल जाता है। इक्विटी मार्केट की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप पीसीआर देखकर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से आपको पता लग जाएगा कि पैसे का फ्लो किस तरफ है। अब उसी आधार पर बाजार की चाल काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं जो पीसीआर देखकर सिर्फ ट्रेड करते हैं, वो चार्ट की तरफ देखते भी नहीं है। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट का मूड चेक करने में, और आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी अगर आप पीसीआर को भी इस्तेमाल करें तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन ये जानकारी देने के लिए। तो पीसीआर से तेजी और मंदी का अंदाजा लगाया जाता है और वो एक ट्रेंड बताता है। तो पीसीआर की मदद से भी आप रणनीति बना सकते हैं। अलग अलग कमोडिटीज के लिए अलग अलग पुट कॉल रेशियो को का एनालिसिस किया जाता है। चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की। ये चीज़ इक्विटी मार्केट में भी अप्लाई होती है। और अब हम वापस से बाजार पर लौटते हैं। ट्विटर पर सवाल हमें आया है जितेश विश्वकर्मा जी का, और इनका सवाल है विप्रो पर। 100 शेयर्स इन्होंने 397 पर लिया हुआ है। मंदार, विप्रो पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अब एक के बाद एक देखेंगे कि आईटी कंपनियों के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। आईटी स्टॉक्स में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो डाउन परफॉर्मेंस दिख रही है वो विप्रो में दिखी है, काफ़ी ज़्यादा टूटा, और इनकी भी जो खरीदारी थोड़े ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रही है। अब क्योंकि रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? चार्ट्स में क्या इंडिकेशन मिल रहा है? पूजा जी, देखिए, अगर आईटी स्टॉक्स हम कंपेयर करते हैं तो विप्रो यानी इन्फोसिस और टीसीएस के साथ अगर विप्रो को अगर कंपेयर करते हैं तो विप्रो वीक है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक में 375 का, तो वो उस लेवल के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये इसके नीचे है। तो जब तक 375 के नीचे तब तक इसमें वीकनेस बना रहेगा। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि अभी रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो गए तो रिजल्ट्स के बाद ट्रेंड डेवलप होगा। अगर रिजल्ट के बाद भी अगर ये 375 के नीचे रहता है तो मुझे लगता है कि वीकनेस और इस स्टॉक में बढ़ सकता है नीचे की तरफ। 330-300 रुपए तक ये नीचे भी आ सकता है। अगर 375 ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर से हमें 420 450 इस तरीके के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल एक इनडिसीजन काइंड ऑफ अ ट्रेड है 375 के नीचे। तो 375 एक पिवट है कि जिसको हमने वॉच करना जरूरी है। रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद 375 के ऊपर चलता है या नीचे चलता है, उस पे इसका बुलिश और बेरिश ट्रेंड डिसाइड होगा। ठीक है, विप्रो को लेकर ये व्यू मंदार का। आगे बढ़ेंगे, नोएडा से रॉबिन कुमार हमारे साथ हैं। रॉबिन नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ जी नमस्कार जी। मेरे पास टीपी 18 बहुत पास की शेयर है, ईज मैट्रिक के, राइट? रॉबिन, आपके पास ईज मैट्रिक के शेयर हैं? इजी मैट्रिक के हैं 200 शेयर हैं, एट द रेट 53 पे बाइंग है। ठीक है, 53 रुपए के भाव पर ये शेयर हैं। 203 की संख्या में 46 रुपए 80 पैसे के आसपास के प्राइसेस हैं। विवेक, बड़ा अनोखा सा इसमें
हमने अरेंजमेंट देखा था कि बोनस आया था 3:1 के रेशियो में, 3 पर 1 शेयर का बोनस था, फिर एक शेयर को 2 में स्प्लिट किया गया। ऐसा अमूमन होता नहीं है, या तो बोनस आ गया या फिर स्प्लिट आता है, इसी तरह का कुछ देखते हैं हम लोग। क्या सलाह होगी आपकी ईज माई ट्रिप को लेकर? यहाँ से भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? क्या निवेशित रहे अभी इसमें? फिलहाल आपको होल्ड करना चाहिए अभिषेक। इसके एक दो कारण है। एक तो जो आपने कहा कि बोनस स्प्लिट ये सब स्टॉक काफी बढ़ गया था और उसको सपोर्ट देने के लिए मैनेजमेंट के पास और कोई ऑप्शंस नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ही कुछ करते हैं जहाँ पे एक सेंटिमेंट बना रहे। अब ओवरऑल ये स्टॉक होल्ड करना या नहीं करना, ये देखिए जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था वो तो बहुत शानदार था। मतलब 200% समझ लो आपके सेल्स और सेल्स बढ़ा था, और डेट टू इक्विटी भी इसका ऑलमोस्ट जीरो है। तो ट्रैवल सेगमेंट में अगर कोई कंपनी का डेट टू इक्विटी अगर जीरो रहता है, मतलब कर्जा फ्री कंपनी अगर रहती है, तो बहुत बहुत स्ट्रांग उसको समझो आप। और आगे चल के देखिए जिस हिसाब से ट्रैवलिंग इंडिया से बाहर चल रहा है, और ये एक होम ग्रोन कंपनी है और काफी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि ये ट्रैवल इंडस्ट्री अभी भी आगे चल के चलने वाली है। और काफी मुझे भी ट्रैवल में बहुत शौक है, तो मैं रिसर्च करते रहता हूँ और देख रहा हूँ कि इंडिया से मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते खाली चेन्नई से 4-5 ग्रुप तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। तो आगे चल के मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सरकार इस पे फोकस कर रही है। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने भी इसका एक संबोधित किया था पब्लिक को कि ट्रैवल इंडिया में कैसे बढ़ाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि होल्ड कीजिए इन लेवल्स पे, और लॉन्गर टर्म ये बेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में ये कुछ नहीं देने वाला आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा बेट हो सकता है। ओके ठीक है, तो ये है राय ईज माई ट्रिप पर। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, आपको आपके रिटर्न्स मिलेंगे इस स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हरियाणा से हमारे साथ सनी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सनी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मेरे पास आदित्य बिरला के 100 शेयर हैं, 712 में अलॉट हुए थे 2 साल पहले। इसके बारे में पता करना था, इसे रखना चाहिए क्या निकल जाना चाहिए? ओके आदित्य बिरला सन लाइफ की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, 712 में हुआ था जी अलॉट। ओके ओके ठीक है जी जी। ओके तो काफी टूट चुका है ये स्टॉक। तो विवेक आप ही सलाह दीजिए। आदित्य बिरला सन लाइफ इनको काफी पहले अलॉट हुआ था और उससे तो काफी नीचे आ चुका है ये स्टॉक, और हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। बने रहना चाहिए स्टॉक में? कुछ उम्मीद नजर आ रही है रिकवरी की, क्योंकि नुकसान भी काफी हो चुका है, या किसी और स्टॉक में स्विच करने की राय देंगे आप जहां इनके नुकसान की भरपाई हो सके? देखिए इसमें स्टॉक में एक दिक्कत है पूजा। जो एएमसी बिजनेस है इसका बिजनेस अच्छा है, 4th या 5th लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है, लेकिन क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स में डील करता हूँ, ये बता सकता हूँ कि काफी इनके फंड्स पिछले ऑलमोस्ट 7-8 क्वार्टर से अंडर परफॉर्मिंग, मतलब टॉप क्वार्टर में भी नहीं है। तो उस चक्कर में इसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप पीयर ग्रुप भी देखो तो जितने भी स्टॉक्स है, आईसीआईसीआई प्रू है, एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई एएमसी है, निपॉन, सब स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये जब हुआ था, जब 2020 में बहुत बड़ा रैली आया था मार्केट में, तो इन स्टॉक्स में भी एक रैली देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे एक ये स्टैग्नेंट रहेगा, और मुझे लग रहा है कि एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म आप अगर 10-15 साल की अगर सोचते हो तो एएमसी बिजनेस यहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रो होना है, तो उस बेसिस पे आप रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में हाँ एक बाउंस बैक आ सकता है, मुझे लग रहा है कि 400-420 तक ये एक बाउंस बैक दिखा सकता है, तो उसके लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो ओवरऑल अवॉइड की सलाह रहेगी। लेकिन हाँ 400 से लेके 420 तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ को होल्ड करने की सलाह है। दिल्ली से ओमपाल हमारे साथ हैं। ओमपाल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर पॉलीप्लेक्स के 11 शेयर लिए थे, और ये मैंने एट द रेट आपका 1984 पे लिए थे। तो अभी इसमें मेरे को कम से कम 1984 टोटल 7872 का 1984 रुपए पर आपने लिए थे ओमपाल जी? या ठीक है, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के। पॉलीप्लेक्स ये पॉलिएस्टर फिल्म बनाने वाली कंपनी है, और
विवेक, बहुत तेजी से ये शेयर चला भी था, लेकिन अपने ऊपरी स्तरों से ये आधे से भी अब ये कम रह गया है और तकरीबन हम शेयर को देख रहे हैं कि 2 साल के निचले स्तर पर है। हालांकि अगर हम Q3 के रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे आए थे, प्रॉफिट में 50% के आसपास की ग्रोथ थी, बढ़िया डिविडेंड दिया था 30 रुपये प्रति शेयर का, निवेशकों का जो भरोसा थोड़ा रिस्टोर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलीप्लेक्स में अभी बने रहना चाहिए, क्योंकि ओमपाल की जो खरीद है वो थोड़े ऊपरी स्तर की है? क्या इस गिरावट के बाद शेयर उस स्तर पर आ गया है कि एवरेजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अभी इससे दूर रहें और उछाल आए, कोई मौका मिले तो एग्जिट ले लें इससे? देखिए अभिषेक, एकदम परफेक्टली बोल रहे हो आप। 2800 से लेके ये मतलब 50% से ज्यादा टूट चुका है। और स्टॉक टूटा क्यों? वैल्यूएशन इसके काफी हाई हो गए थे। इनफैक्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी ये काम करती है कंपनी और बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसका जो पिछला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसमें ऑलमोस्ट 80% का एक गिरावट देखने को मिला था। और जब भी देखिए, वो चाहे जोमेटो हो या नाइका हो, स्टॉक वैल्यूएशन अगर ज्यादा है और उसका बैकिंग आपको रिजल्ट्स में नहीं दिखता है तो वो स्टॉक करेक्शन आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यही चक्कर पॉलीप्लेक्स में भी हुआ। अब इन स्तरों में मेरी एवरेज की सलाह नहीं रहेगी। क्यों? इसमें 2 कारण है। देखिए, वैल्यूएशन वाइज अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि पिछले अगर 3-4 क्वार्टर्स का अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो वैल्यूएशन बहुत चीप दिखता है। लेकिन ये भी मालूम है कि जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट खराब था, ये हो सकता है कि अगले 1 या 2 क्वार्टर और जारी रहे। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए वेट करना चाहूंगा मैं। तब तक इसको जस्ट होल्ड की सलाह दूंगा, एवरेज मत कीजिए। डोंट, इट इज नॉट ए बाई, बहुत रिस्की हो सकता है। और अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट्स ये लोग थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाते हैं तो ये अंडर वैल्यूएशन इसका कायम रहेगा, उस वक्त आप एवरेज कर सकते हो। तो रिजल्ट के अनुसार ही आपको एक कॉल लेना है। फिलहाल जस्ट होल्ड रहेगा, डोंट एवरेज। तो महीने 1.5 महीने का समय और दीजिए, रिजल्ट आ जाए, उसके आधार पर फिर इस पर व्यू बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन एक व्यू बनाएंगे अजमेरा रियल्टी को लेकर। अजमेरा रियल्टी के Q4 की ऑपरेशनल अपडेट्स के नंबर आ गए हैं, कलेक्शन 11% बढ़ा है और बाकी आंकड़े भी अच्छे लग रहे हैं। तो रियल एस्टेट में एक के बाद एक बढ़िया अपडेट्स आ रहे हैं। FY23 की बात करें तो बिक्री 93% बढ़कर 834 करोड़ रुपए की रही है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, और इस चीज़ को बाजार भी कर रहा है। रेस्पेक्ट शेयर है 5% ऊपर। और आज सिर्फ अजमेरा में नहीं, अगर आप सेक्टोरल गेनर्स देखेंगे तो निफ्टी का जो रियल्टी इंडेक्स है सबसे ज़्यादा वो मजबूत है, 2% के आसपास की तेज़ी वहाँ पर है। और चाहे वो दिग्गज स्टॉक्स हों या फिर छोटे स्टॉक्स, शोभा जैसे, वहाँ पर भी अच्छे नंबर आए थे। DLF हालांकि सेंटिमेंट अच्छा इसलिए चल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर बहुत शानदार आए थे, 7.5% ये शेयर चल रहा है और अजमेरा है 5% ऊपर। मंदार अजमेरा रियल्टी के अपडेट्स, और हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने अपडेट्स पर ज्यादा रिएक्ट करती हैं। एक्चुअल नंबर्स आने पर शायद उतना रिएक्शन ना आए, अपडेट्स पर रिएक्शन आता है। आपकी सलाह क्या होगी अजमेरा के इस अपडेट के बाद? अभिषेक, देखिए स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में भी ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक एक 10% का अपसाइड हमें दिखा सकता है। 350 से लेके 360 इस तरीके का एक अपसाइड स्टॉक में जरूर बन सकता है। और अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं पिछले 1-1.5 साल का, तो कंसोलिडेशन में है स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन नीचे की तरफ से इस स्टॉक में कंटिन्यूअसली पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो नीचे की तरफ इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाइंग आते हुए दिख रहा है और ये ऊपर चलता है। तो करंट लेवल से 10% का अपसाइड इस स्टॉक में जरूर बन सकता है। अगर कोई फ्रेश पोजीशन इस स्टॉक में बनाता है तो 287 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में 350-360 का इसमें टारगेट बनेगा अगले 4 से 5 हफ्तों में। ओके, ठीक है। तो अजमेरा रियल्टी पर ये राय। चलिए, दिल्ली से हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पे प्रकाश पाइप के शेयर है 172 रुपीज के 1500 शेयर, और LIC के हैं 651 रुपए के 35 शेयर। LIC 651 पे लिया है आपने? 35 शेयर। चलिए ठीक, चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। प्रकाश पाइप से पहले शुरुआत करेंगे। ये इन्होंने 172 पे लिया था स्टॉक। हमने देखा था, विवेक आप सजेस्ट करिए, इसमें 210 का हाई लगाने के बाद उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में एक गिरावट ही आ रही है और
उस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है स्टॉक। अगर पिछले 6 महीने का ही ट्रेंड देखेंगे तो करीब 11-12% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। हालांकि आज जरूर ऊपर है करीब 2%, बट प्रकाश पाइप्स में क्या सजेस्ट करेंगे? वो जो लेवल है वापस दिखेंगे? 172 के लेवल्स पर इन्होंने एंट्री की थी। पूजा देखिए, इसको क्योंकि रेगुलरली ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन आप जब बात कर रहे थे तब तक मैं नंबर्स इसके देख रहा था। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। करीबन इसका जो प्रीवियस लो था 135 रुपया लगा के। क्यों? कंपनी अच्छा कर रही है, इसका जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी बोलते हैं ना, वो करीबन 20-21% है और डेट फ्री कंपनी है। एक और चीज है कि जो पाइप सेगमेंट में उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला था और एज सच होम इम्प्रूवमेंट स्पेस में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिला था और उसका इफेक्ट इधर हो सकता है। एक और बड़ा इसका कारण ये है कि जो प्लेस शेयर्स है मैनेजमेंट के, वो एक स्टॉक प्राइसेस पे दिक्कत दे रहा है। तो जस्ट होल्ड रहेगा, एक स्टॉप लॉस लगा के 135 जैसे मैंने बोला। और बाकी तो देखिए स्टॉक 170 आ सकता है कि इनका जो वापस प्राइस परचेजिंग प्राइस है, पॉसिबिलिटी है। खाली 356 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, एक पेनी स्टॉक समझ लीजिए इसको, तो वो कभी भी हो सकता है और एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक भी है, जैसे बिहेव कर सकता है बेसिकली। तो होल्ड कीजिए, 135 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और अगर 170 आपको मिलता तो उस वक्त पक्का निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो आपके लेवल्स आएंगे लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, बट 135 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपने नुकसान को बचाने के लिए, और वो लेवल जब आए तो निकलने की सलाह आपको दी जा रही है प्रकाश पाइप से। दूसरा सवाल इनका LIC पर है विवेक। ये इन्होंने 651 पर लिया था और अब 550 पर आ चुका है। इसमें तो हम देख रहे हैं हर लेवल पर निवेशक हो, ट्रेडर हो, नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। LIC पर आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर थोड़ा ज्यादा समय दें तो क्या लेवल्स दिखेंगे इनके? 650 पर इन्होंने लिया था, करीब 100 रुपए का प्रति शेयर का नुकसान अभी हो रहा है इन्हें। देखिए, इतना गिरने के बाद स्टॉक पे मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड कीजिए। अब स्टॉक में दिक्कत क्या है? इसको आप समझ लो खाली LIC एक इंश्योरेंस बिजनेस नहीं, आप इसको ले सकते हो एक म्यूचुअल फंड की तरह भी। तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट से आप 2-4 दिन पहले देखा होगा कि करीबन 65,000 करोड़ इन्होंने इस साल कमाया भी है। तो स्टॉक वैल्यूएशन वहीं से आ रहा है, लेकिन जो कोर बिजनेस है पूजा, उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखने को मिला है। और क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस में बहुत एक्टिव है, हम लोग देख रहे हैं कि मतलब पूरा का पूरा मार्केट शेयर स्लोली एंड स्टेडीली प्राइवेट सेगमेंट के हाथ में जा रहा है और LIC से बाहर जा रहा है। तो ये दिक्कत के कारण स्टॉक प्राइसेस अपसाइड एक लिमिटेड ही रहेगा। मुझे लगता है कि 650 तक मैक्सिमम ये जा सकता है। तो इन स्तरों पे होल्ड रहेगा। आई थिंक यहाँ पे बहुत अंडर वैल्यूड दिखता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में 650-700 उससे ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। और जब तक बहुत अग्रेसिव हो जाए कंपनी, एक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है वैसा नहीं, इनका मेंटालिटी चेंज होता है, तो ये एक BSNL के रूप में वैसे ही चलते रहेगा ये स्टॉक। तो टेम्पररी होल्ड रहेगा, लेकिन 620-650 आता तो आपको एक सेल रिकमेंडेशन मिलेगी उधर। विवेक जी, अब 904 वाले जो लोग हैं LIC में, वो क्या करें अब? देखिए, जब LIC IPO आया था, मेरा नोट था सारे के सारे इन्वेस्टर्स को कि अवॉइड, और उस वक्त बहुत जोश था लोगों में, कईयों ने लिया है। लेकिन 900 वाले भी आई थिंक आपको जस्ट होल्ड ही करना पड़ेगा अभिषेक। यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक इनका मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट नहीं दिखाए तब तक स्टॉक आपको परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाने वाला है। देखिए ना, जहाँ मतलब आपका धंधा ही लूज आउट हो रहा है प्राइवेट सेगमेंट में, तो आपका स्टॉक प्राइस क्यों परफॉर्म करेगा? और या तो मार्केट इतना अच्छा करे कि इसका जो होल्डिंग वैल्यू है, बाकी जैसे मैंने कहा एक टाइप का म्यूचुअल फंड है ये, जितना भी होल्डिंग वैल्यू है इसका, उसका मार्केट कैप अगर बढ़ता है तो स्टॉक बढ़ सकता है। तो ये दो ही तरीके हैं। तो आप जस्ट प्रार्थना करो कि स्टॉक मार्केट यहाँ से बूम करे ताकि इनका वैल्यूएशन बढ़े और ऑटोमेटिकली स्टॉक भी बढ़े। ठीक है, तो होल्ड ही करना है तो 550 के साथ भी और 650 के बाद भी आप LIC को होल्ड कीजिए, ये मंत्र है विवेक की तरफ से। उदयपुर चलेंगे, वहां से मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? सर मदरसन सुमी है मेरे पास में। मदरसन सुमी, भाव सर? हेलो जी, भाव बताएं। अच्छा ठीक है, 70 रुपए की आपकी खरीद भाव है और शेयरों की संख्या है 200। मदरसन सुमी यानी कि संवर्धन मदरसन के शेयर हैं और
काफ़ी लंबे समय से ये रेंज में है। विवेक, आपसे क्विकली इस पर व्यू चाहेंगे और उसके बाद एक ज़रूरी अपडेट आया है। अच्छा ठीक है, पहले अपडेट ही बता देते हैं मानसून का। सामान्य से कम मानसून का अनुमान दिया है स्काईमेट ने, जो कि प्राइवेट वेदर एजेंसी है। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि सरकारी वेदर एजेंसी है, स्काईमेट प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है, और इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान दिया है। अब तो निश्चित तौर पर बाजार को एक चिंता में डालने वाली ये बात होगी, क्योंकि बारिश पर चूँकि हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, वो चाहे ऑटोमोबाइल हो, यहाँ तक कि बैंकिंग हो, फर्टिलाइज़र हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो। तो जो एग्री इकॉनमी से जुड़े जो भी शेयर्स हैं, FMCG कंपनियां तमाम बड़ी बड़ी, वो सारी डिपेंडेंट है कि अच्छा मानसून आता है तो इनके लिए एक बढ़िया सीज़न गुजरता है। तो सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, और क्या कुछ डिटेल निकल के आती है, कितनी सामान्य से कम, इस पर नज़र रहेगी। और सरकारी जो एजेंसी है IMD, उसकी तरफ से हमारे सरकारी मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान आता है मानसून को लेकर, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि सामान्य से कम मानसून का अनुमान दिया है स्काईमेट ने, पूर्वानुमान अपना जारी कर दिया है। और इसके पहले भी खबरें आ रही थी कि इस बार अल नीनो का इफेक्ट रहेगा, जिसके चलते थोड़ी सी जो बारिश की स्थिति है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है। और आज कंफर्म कर दिया है स्काईमेट ने कि इस साल सामान्य से कम बारिश होगी, मानसून थोड़ा सा वीक रहेगा सामान्य के मुकाबले। इस पर थोड़ा सा और अपडेट हम लेने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे थोड़ा विस्तार से। लेकिन फिलहाल मदरसन सुमी पर आप विवेक व्यू दीजिए। समर्थन मदरसन पर इनफैक्ट तमाम खबरें आती है, कंपनी एक्विजिशंस करती है, विस्तार की कोशिशें करती है, लेकिन शेयर भाव में हमने सुधार देखा नहीं है। लेकिन यूरोप जो इनका कि बड़ा मार्केट है और डोमिनेट प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां पर स्थितियां सुधर रही हैं, सेमीकंडक्टर के जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो रही हैं। मदरसन सुमी, आपको लगता है कि यहां से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं चाहिए? 70 रुपए का ही भाव है तो देखिए, यहाँ से ज्यादा गिरने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जो पिछला लो था करीबन 62-63, वो आप एक स्टॉप लॉस लगा के इसको फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो। जो जिनको होल्ड करना होल्ड करो, बाई भी आप कर सकते हो। क्यों? वैल्यूएशन मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है और लगता है कि ये 77 से लेके 80 रुपया कभी भी वापस दिखा सकता है। इसके दो कारण है अभिषेक। एक तो देखिए, स्टॉक इतना गिरने के बाद ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन सस्ते हो गए। दूसरा, जो आज हमने JLR से न्यूज पढ़ी है, तो लग रहा है कि यूरोप में हो सकता है कि यहाँ से आपको स्टेबिलिटी, मैं बाउंस बैक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर वहां पे इकोनॉमी स्टेबल भी रहता है तो मदरसन सुमी का बहुत बड़ा कारोबार यूरोप से, ये मेजोरिटी उधर से ही आ रहा है, तो वहां पे अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो स्टॉक अच्छा करने के लिए पूरा मतलब कोशिश करेगा और कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो उस बेसिस पे आप इसको होल्ड कीजिए। और अगर रिजल्ट खराब आता है इसका अभिषेक, तो दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ, रिजल्ट में अभी टाइम है, तो वैल्यूएशन आज सस्ता है, होल्ड कीजिए 77 to 80 रुपीज टारगेट के अनुसार। 77 से 80 रुपए के टारगेट के लिए संवर्धन मदरसन को होल्ड करने की सलाह है। 67 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है, 70 रुपए की आपकी बाइंग है। यहां से ज्यादा डिटोरिएशन की आशंका तो नहीं है संवर्धन मदरसन की, क्योंकि वैल्यूएशंस भी अब इसके सस्ते हो चुके हैं। लेकिन बाजार के लिए इस वक्त बड़ी खबर जो ये है कि स्काईमेट ने मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। सामान्य के मुकाबले 94% बारिश की उम्मीद जताई उन्होंने, और 96% से लेकर 104% की जो बारिश है वो सामान्य मानी जाती है। स्काईमेट के महेश पलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी शेयर करने के लिए। महेश जी, पहले से भी अल नीनो के इफेक्ट को लेकर चर्चाएं हो रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी, और आज आपने अनुमान भी जाहिर कर दिया। कितनी स्थिति गंभीर हो सकती है, जरा इस पर जानकारी दीजिए। अभी अगर देखा जाए तो इस समय जो चांसेस लग रहे हैं वो अल नीनो के तो हैं, और जो जैसे हमने बताया कि बिलो नॉर्मल मानसून रहने की संभावना भी बन रही है। तो जो शुरुआती दौर में तो अल नीनो इवॉल्विंग रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए जो जुलाई के बाद से जो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए हमने अगस्त और सितंबर में जो बारिश दिखाई है वो कम दिखाई है, 92% और 90% जो बारिश है। अप्रैल ही है, और मॉनसून को भी हिट करने में, मान लीजिए हम केरल की बात करें, वहाँ पर हिट करने में तकरीबन यहाँ से
1.5 से पौने 2 महीने का अभी समय है, करीब करीब 2 महीने के आसपास का। क्या इस अनुमान को हम माने कि ये फाइनल है या इसके बाद और जो मानसून आगे आएंगे वो ज्यादा सटीक साबित होंगे? देखिए अभी तो जो हाँ ये तो है कि टाइम है अभी, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जब शुरुआत में जो दिया जाता है उस पर स्टिक रहते हैं, क्योंकि ज्यादा फेरबदल के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे जब मानसून शुरू होता है, जब ये केरल पर पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्थिति और ज्यादा क्लियर होती जाती है और जो लेटेस्ट जानकारी होती है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, तो उसका अपडेट लगातार हम देते रहते हैं। और जैसे अभी इस बार हमने बोला है कि जो सेंट्रल इंडिया है उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है, यानी कि बारिश कम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो सेंट्रल इंडिया है उसमें बारिश काफी अच्छी हो जाती है। तो बीच बीच में जब कोई भी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता है और वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू होता है, तो कभी कभी उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा और जो साउथ एमपी है और वहां से गुजरात और राजस्थान तक चला जाता है। तो इसमें बीच बीच में जो है जुलाई और अगस्त में बारिश काफी अच्छी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता उन राज्यों को अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। महेश जी, एक और सवाल। हाल फिलहाल हमने देखा कि मौसम काफी डिस्टर्ब रहा है, तमाम राज्यों में अनसीजनल रेन्स हुए हैं, ओले पड़े हैं, फसलें भी कहीं कहीं खराब हुई हैं। क्या ये स्थिति अब थोड़ी सी सामान्य हो गई है? क्या ये चिंताएं अब घट गई हैं या फिर इस तरह के डिस्टर्बेंसेस अभी हमें देखने को और मिलेंगे? अभी जो भी प्री मानसून बारिश हो रही थी सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और वो अब लगभग हट गई है। वेदर सिस्टम हट गए हैं, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे 10-15 दिन तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगले 10 और 15 दिन तक कोई भी बड़ा ऐसा डिस्टर्बेंस किसान भाइयों को नहीं दिखाई देगा और जो है इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत बीच बीच में कुछ पैची शावर्स हो सकते हैं, लेकिन अब ड्राई वेदर रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं और जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। महेश जी, विश्व मोहन बोल रहा हूँ। ये महेश जी, मेरा आप सवाल होगा, आपने कहा कि मध्य भारत में जुलाई अगस्त के दौरान मानसून में रिकवरी आती है, उससे भरपाई हो जाती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अल नीनो की संभावना भी काफी बन रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जुलाई और अगस्त का महीना, हालांकि खरीफ बुआई के लिए काफी अहम माना जाता है, क्या वहां पर डेफिसिट देखने को मिलेगी और वो एग्री बेल्ट के लिए काफी खराब साबित हो सकता है क्या वो महीना, जुलाई और अगस्त का महीना? अभी जो इंडिकेशन देख रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि अगस्त में जाकर के बारिश कम हो सकती है, लेकिन जुलाई में भी कुछ इलाकों में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हमने बताया है कि जो सेंट्रल इंडिया है, राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर थोड़ी डेफिशिएंसी दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में जैसे मैंने बताया कि लो प्रेशर एरिया जो डिप्रेशन बनते हैं पिछले 5-7 सालों में हमने देखा है, वो पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे, अब पश्चिम दिशा में ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उससे ये है कि हाँ, ओवरऑल रेनफॉल कम हो सकती है, लेकिन जो अगर 2-3 दिन का अच्छा स्पेल आता है तो उससे किसानों को राहत मिल जाएगी और बुवाई वगैरह हो सकती है टाइम पे। ये लेकिन उस समय किस तरह के वेदर सिस्टम बनते हैं इस पर डिपेंड करता है। महेश जी, एक छोटा सा सवाल आखिर में, आखिरी सवाल आपसे लेंगे, टेम्परेचर को लेके लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस समय तक थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस बार उतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं। अगर हम अप्रैल की बात करें, जो बचा हुआ महीना है, या फिर मई जून की बात करें, गर्मी कितनी रहेगी? क्या थोड़ी राहत की उम्मीद करें या फिर तापमान थोड़ा ज़्यादा रहेगा? देखिए अभी तक क्या था कि जो प्री मानसून गतिविधियां अनसीजनल रेन थी, एक तरह से जो मार्च में इतनी बारिश नहीं होती उतनी भी उससे ज्यादा बारिश हो रही थी, लगातार हो रही थी, वो तापमानों को बढ़ने नहीं दे रही थी। लेकिन अब ड्राई वेदर के चांसेस हैं तो धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे और हीट वेव जो है वो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और साउथ राजस्थान में दिखाई देने लग जाएगी अगले हफ्ते के बाद। और हालांकि दिल्ली, एनसीआर और जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर अभी हीट वेव नहीं आएगी, लेकिन अब तापमान बढ़ेंगे और गर्मी फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेगी और मई में हो सकता है कि कई इलाकों में हीट वेव आ जाए। जी ठीक है, तो मई में हीट वेव यानी कि लू चलने की आशंका है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मानसून के पूर्वानुमान को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस साल सामान्य से कम मानसून रहने का अनुमान है, 94% के आसपास बारिश की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल से मानसून सामान्य रहा है और इस बार सामान्य से कम
96% से लेकर 104% इसको सामान्य माना जाता है। 94% का पूर्वानुमान दिया है स्काईमेट ने, निजी वेदर एजेंसी ने। हालांकि 2% कम है, लेकिन थोड़ा सा चिंता की बात ये जरूर है। चलिए शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। विवेक और मंदार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक